अस्सलामुअलैकुम ATP2 आप लोगों का ऑडिटिंग का लेक्चर है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ऑडिट ऑफ सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट फैक्ट्री का जब ऑडिट किया जाता है तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ऑडिटर अपने माइंड में रखता है ऑडिट करने के लिए। सबसे पहले है ऑडिटर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल ऑडिटिंग द सीमेंट फैक्ट्री। नॉलेज ऑफ बिज़नेस, सबसे पहला क्या है कि उसे बिज़नेस का नॉलेज, जो हम बार बार रिपीटेडली वही पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के, फैक्ट्री के, ठीक है, वो सेम होंगे। तो सबसे पहले उसे नॉलेज होना चाहिए जो है बिज़नेस का। ऑडिटर मस्ट नो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड द वे दैट हाउ एंड व्हाट काइंड्स ऑफ सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री अंडर रिव्यू। यहाँ पे वो कहता है कि जो ऑडिटर है उसे ऑडिट करने से पहले सीमेंट फैक्ट्री के बारे में, ठीक है, और वो किस तरह की चीज़ें बना रहा है, ठीक है, और उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल क्या है, वो कौन कौन से प्रोसेसेस यूज़ करता है और सीमेंट कितनी कितनी टाइप्स का बनाता है, ठीक है, ये सारी खबर होनी चाहिए। He can consult management, technical expert and can also visit the industrial unit in this regard. अब उसे ये सारी बातें पता कैसे चलेंगी, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि या तो वो मैनेजमेंट, जो भी उस फैक्ट्री की मैनेजमेंट है, ठीक है, उससे पूछ सकता है, टेक्निकल एक्सपर्ट से पूछ सकता है, या फिर उस पूरी फैक्ट्री को विज़िट करके देख सकता है कि कहाँ पे काम कैसे हो रहा है और इनके काम की नोयत क्या है। नॉलेज ऑफ बिजनेस विल इनेबल हिम टू प्लान इफेक्टिव ऑडिट प्रोग्राम। ज़ाहिर है उसने ऑडिट प्रोग्राम एक तरतीब देना है जिसमें वो सारी पहले जो है डिटेल लिखेगा उसे एज अ नोट बुक, और वो आप लोगों ने पढ़े थे, नोट बुक भी था, ऑडिट प्रोग्राम भी था, वर्किंग पेपर थे, वो सारे अरेंज करेगा ताकि वो एक परफेक्ट और जो है टेक्टफुल और ट्रूथ वर्दी और ट्रूथफुल जो है वो उसका फाइनेंशियल पोजीशन एक्सप्लेन कर सके ऑडिट रिपोर्ट में। सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब सीमेंट जहाँ पे बनता है वो जगह अलग है और जहाँ पे उन्होंने सेल परचेज़ करना है रॉ मटेरियल या उसकी जो है फाइनल प्रोडक्ट, वो जगह अलग होती है। और फिर इसके लिए सीमेंट बनाने के लिए जो मखसूस पत्थर होते हैं वो भी वहाँ कानों से जो है वो ला के फैक्ट्री तक जो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट का भी अंदाज़ा होना चाहिए उसको। सीमेंट प्लांट्स आर सिचुएटेड नियर कैरीज ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है चूने के पत्थर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमेंट बनाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जहाँ पे चूने के पत्थर हों वहाँ उनके करीब करीब वो जो है प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस सीमेंट फैक्ट्रीज हैव टू पे अ मटीरियल अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्टर टू ब्रिंग लाइमस्टोन फ्रॉम क्योरी टू फैक्ट्री। क्योरी क्या होता है? टू डिग आउट, पत्थर की कान जो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि फैक्ट्री वहाँ पत्थर की कान से पत्थर लेकर फैक्ट्री तक पहुँचाने में, ठीक है, जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको भी वो अच्छी खासी जो है अमाउंट पे करते हैं। ऑडिटर शुड वॉच द पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर इन कन्फर्मिटी विद कॉन्ट्रैक्ट्स। कन्फर्मिटी का मैंने पहले भी मतलब लिखवाया था, आज भी लिख लें। मुताबिक, इसका मतलब होता है मुताबिकत या फिर मुताबिक। यहाँ पे वो कह रहा है ऑडिटर की ड्यूटी ये है कि वो वॉच करे, उसको टैली करे, मैच करे, चेक करे कि जो कॉन्ट्रैक्टर को वो पेमेंट कर रहे हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी हुई अमाउंट्स और उनकी टर्म्स के मुताबिक हैं। थ्री है वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी कॉस्ट। अब ज़ाहिर है सीमेंट बनाने पे एनर्जी लग रही है, मशीनरी यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए उसकी कॉस्ट का भी अंदाज़ा होना चाहिए। एनर्जी कॉस्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन टोटल ऑफ प्रोडक्शन, यानी सीमेंट की पैदावार में जो है एनर्जी की बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है। फिर क्या है उसके बाद, सीमेंट फैक्ट्री यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और फर्नेस ऑयल, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ होती है, फर्नेस होती है भट्टी, ठीक है, जहाँ पे वो गर्म करके पत्थर को बार बार उसको हीट अप किया जाता है और फिर तोड़ा मोड़ा जाता है और सीमेंट बनाया जाता है। तो उसके लिए जो है फर्नेस के लिए ऑयल यूज़ होता है। फिर एनर्जी कॉस्ट एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेटली 40% टू 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो एनर्जी यूज़ होती है वो जितनी प्रोडक्शन पे कॉस्ट आती है, वो चीज़ें बनाने पे जितनी कीमत आती है उसका 40 या 50% जो है मेजर किया जाता है। सो ऑडिटर शुड वेरीफाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और पेमेंट फॉर फर्नेस ऑयल फ्रॉम रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ज़ाहिर है रिसीट्स भी होंगी जिनके थ्रू उन्होंने पेमेंट किया और उस पर वो सारा कुछ मेंशन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि वो तस्दीक करे उन्होंने कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है और फर्नेस में जो ऑयल यूज़ होता है वो जितनी डॉक्यूमेंट में या जितनी रिसीट में उनकी प्राइस लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है।
4 है वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वेरिफिकेशन करनी है, तस्दीक करनी है। स्टॉक इन सीमेंट फैक्ट्री कॉन्सिस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी जो सीमेंट बना हुआ होता है। रॉ मटेरियल क्लिंकर, ये एक मखसूस पत्थर होता है जिसको बार बार गर्म किया जाता है। फर्नेस ऑयल, फर्नेस को चलाने के लिए जो ऑयल होता है। पैकिंग मटेरियल, स्टोर्स एक्सेट्रा। ऑडिटर शुड चेक द ईयर एंड बैलेंस ऑफ द इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक तो जो इसमें इन्वेंट्री हो क्या क्या सकती है, जो वो सीमेंट तैयार कर लेते हैं जब मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है वो हो सकता है। रॉ मटेरियल उसके लिए जो क्लिंकर वगैरह स्टोन वगैरह वो लेते हैं वो हो सकता है। फर्नेस का ऑयल हो सकता है। पैकिंग के लिए जो वो मटेरियल लेते हैं उनकी पैकिंग भी अच्छी खासी हैवी होती है। उसमें 4 लेयर जो है यानी 4 प्लाई वो जो है ना बैग एक वो यूज़ करते हैं सीमेंट की पैकिंग के लिए, ठीक है। वो उसमें एक मखसूस जो है लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है हार्श से, ठीक है, डैमेज से सीमेंट को। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसे इन्वेंट्री का भी ऑडिटर ने चेक रखना होता है जो साल के एंड पे बच जाती है, जो हमारे पास रह जाती है। ही शुड इंश्योर दैट फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज़ डन, जो उन्होंने हैंड टू हैंड इन्वेंट्री ली है वो जो है कंप्लीट है। सेकंड है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज़ मेड, और इस इन्वेंट्री की जितनी वैल्यू बन रही है उन्होंने इतनी कैलकुलेट की है। थर्ड है इशू ऑफ इन्वेंट्री इज़ ऑथराइज्ड एंड प्रॉपरली रिकॉर्डेड। ऑथराइज का मतलब होता है अप्रूव्ड। यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑडिटर ने ये भी चेक करना है कि जो इन्वेंट्री इशू हुई है, ठीक है, वो भी जो है ऑथराइज बंदे ने की है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो सही तरीके से रिकॉर्ड की है। फिफ्थ वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट की फ़िज़िकल जो है वो एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, फिर उनकी ओनरशिप चेक करते हैं और ये देखते हैं कि उन पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन के और उसके मुताबिक स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक जो है वो सारा कुछ उनका प्रोसेस करना होता है। सिक्स है वेरिफिकेशन ऑफ लोन्स, जो बैंक से उन्होंने लोन लिए हुए हैं उनका क्या रूल है, क्या उनकी कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर मॉर्गेज हुए हुए हैं, प्लेज हुए हुए हैं या क्या क्या कंडीशंस हैं, और अगर लोन जो है वो वापस किया जा रहा है तो किस बेस पे किया जा रहा है, उस पर कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। ये सारा कुछ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करने के लिए राइट और ट्रू मेंशन करना ज़रूरी है, तो ये भी ऑडिटर वेरीफाई करेगा, तस्दीक करेगा। सेवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सीमेंट फैक्ट्री शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ऑब्वियसली कंपनी है तो कंपनीज के एक्ट के तहत वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करेगा। ऑडिटर शुड एग्जामिन द कंप्लायंस ऑफ ऑर्डिनेंस एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यानी यहाँ पे ऑडिटर ये भी देखेगा एक तो वो कंपनी के रूल्स एंड लॉज को फॉलो कर रहा है, सेकेंडली वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। 8 है कन्फर्मेशन यानी तस्दीक करना। ऑडिटर शुड सेंड लेटर ऑफ कन्फर्मेशन टू डेटर्स, क्रेडिटर्स, लीगल एडवाइजर्स ऑफ सीमेंट, स्पेशली टू ऑयल सप्लायर्स एंड एजेंसी होल्डर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पे ऑडिटर को अब ज़ाहिर है कन्फर्मेशन करनी है कि उनके डेटर्स जो रिसीवेबल्स हैं वो कितने हैं, कितनों के इनके इन पर लाइबिलिटी इम्पोज होती है, यानी कितने इनके क्रेडिटर्स हैं या इनके जो वकील हैं, लॉयर हैं, उनको ये कितनी पेमेंट कर रहे हैं, उनके साथ इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टर्म्स हैं। फिर जो ऑयल उनको प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज, एजेंसीज, उनके साथ उनको भी कंफर्मेशन लेटर सेंड करके उनसे भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस क्वालिटी क्या है, कितनी प्राइस के अगेंस्ट है और उनकी क्या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। रिप्लाई शुड डायरेक्टली बी रिसीव टू ऑडिटर, और ऑडिटर को वो रिप्लाईज ओबियसली मिलेंगे क्योंकि वही लेटर लिखेगा। एनी डिस्क्रिपेंसी शुड बी रिकनसाइल्ड विद डिटेल ऑफ पार्टीज अकाउंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उसमें कोई फ़र्क आया तो वो जो पार्टी है दोनों पार्टीज़ के अकाउंट को चेक करते हुए उनके बैलेंस में जो जो मसला होगा उसको इक्वल किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। 9 है क्वेरी राइट्स। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चूने का जुकान है उसके राइट्स अगर सीमेंट फैक्ट्री वाले ले लें तो फिर उनकी क्या क्या जो है ऑब्लिगेशंस होंगी, ये ऑडिटर चेक करेगा। लाइम स्टोन इज़ द इनपुट ऑफ सीमेंट सेक्टर। लाइम स्टोन चूने का पत्थर है या ज़ाहिर है ये बिल्कुल मेन रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने के लिए। राइट्स ऑफ क्यूरीज ऑफ लाइम स्टोन आर होल्ड बाई सीमेंट फैक्ट्रीज फॉर विच रॉयल्टी इज़ पेड टू गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के अंदर होती हैं क्वेरीज, लेकिन यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो है वो लीज़ पे दे देती है ये क्वेरीज जो है सीमेंट फैक्ट्रीज़ को, तो वो इसके राइट को यूज़ करने के अगेंस्ट, मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई कंपनी दूसरी गवर्नमेंट की किसी चीज़ या पेटेंट राइट वगैरह का को यूज़ करती है तो बुक्स वगैरह किसी और की जो है वो अपनी बिहाफ पे पब्लिश करती हैं तो वो उनको इसके अगेंस्ट रॉयल्टी पे करते हैं। तो यहाँ पे इंक्वायरीज चूने के कानों को इस्तेमाल करने के लिए, उससे रॉ मटेरियल लेने के लिए सीमेंट फैक्ट्री जो है वो गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करती है, ठीक है।
नेक्स्ट है जी, ऑडिटर शुड सी दैट रॉयल्टी फॉर यूजिंग दीज राइट्स हैव बीन पेड। जो ऑडिटर इसको कंफर्म करेगा कि जो वो यूज़ कर रहे हैं क्वेरीज उसके अगेंस्ट वो रॉयल्टी हुकूमत को दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ही शुड स्टडी द लीज एग्रीमेंट बिटवीन फैक्ट्री एंड, यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है, ये फैक्ट्री है एक्चुअली, फैक्ट्री एंड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट और फैक्ट्री के दरमियान जो उस लीज़ के मुतालिक एग्रीमेंट हुआ है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं, जो रॉयल्टी की अमाउंट रखी गई है, वो सारी ऑडिटर जो है कंफर्म करेगा और उसको डिटेल में चेक करेगा। ठीक है। 10 है प्रोडक्शन रिकॉर्ड। ऑब्वियसली प्रोडक्शन रिकॉर्ड तो हर कंपनी रखती है, जो जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है। देयर मस्ट बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ, ये लो लिखा हुआ है, इसको फ्लो लिखना है आप लोगों ने, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वर्क चल रहा होता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो जो मटेरियल है वो जैसे ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे और दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में जो है आगे से आगे मूव करता जाता है और एंड मटेरियल तक पहुंचता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचता है। उस प्रोडक्ट तक पहुंचने तक जितना भी उसमें वर्कआउट हुआ होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जो है उसको प्रोसेस की सूरत में जैसे जैसे प्रोसेस चलते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड प्लेस्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स स्टेज ऑफ कंप्लीशन शुड बी चेक्ड। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितना उसके लिए कॉस्ट की जितनी उसके मटेरियल उस पर यूज़ हुआ है उसकी जितनी कॉस्ट है, लेबर जो उस पर काम कर रहे हैं उनको जितनी वेजेस देने में हमारी कॉस्ट आई है, और फैक्ट्री ओवरहेड यानी बाकी उससे रिलेटेड जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए थे उन पे जितनी कॉस्ट आई है एक चीज़ बनाने के लिए, वो और उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए जितने स्टेजेस आए हैं उनको भी ऑडिटर ने चेक करना होता है। कंपैरिजन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टू नो एनी डेविएशन बियॉन्ड स्टैंडर्ड शुड बी मेड। इनपुट और आउटपुट को कंपेयर किया जाता है कि आया उन्होंने फुल यूटिलाइज़ किया है रॉ मटेरियल को, यानी इनपुट को, और आउटपुट जो है वो एडिकेट आई है या नहीं आई, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इसको भी ऑडिटर चेक करेगा। वो देखेगा कि ये जो इन्होंने मटेरियल तैयार किया है या जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया है ये अपने स्टैंडर्ड से गिरी हुई तो नहीं है। ठीक है, यानी कम वैल्यूड तो नहीं है, अंडर वैल्यू ना हो। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट होती है ज़ाहिर है तो वो उसकी क्वालिटी को भी चेक करेगा। 11 है पैकिंग कॉस्ट। अ 4 प्लाई पेपर बैग इज़ यूज फॉर पैकिंग सीमेंट इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में जो है 4 प्लाई पेपर, वो एक स्पेसिफिक जो है बैग होता है 4 प्लाई, उसमें सीमेंट जो है पैक किया जाता है जिसमें महफूज रहता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ मेजर एक्सपेंसेस विच नीड्स ड्यू अटेंशन। ये बहुत बड़ा वाकई एक्सपेंस है, काफ़ी महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो इसके लिए भी मुतवज्जो होना ज़रूरी है। ऑडिटर को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस पर कितनी कॉस्ट आती है। ऑडिटर शुड वेरीफाई पैकिंग मटेरियल परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड अलॉन्ग विद सीमेंट प्रोडक्शन। यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा कि जो जो उन्होंने पैकिंग मटेरियल लिया है वो वाकई सीमेंट को पैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर ऑफ बैग्स एंड पेमेंट ऑफ बिल्स। यहाँ पे उन्होंने वो बैग परचेज़ कैसे किए, प्रोडक्शन में यूज़ कैसे किए, डिस्ट्रीब्यूशन के अमल में उन बैग्स की क्या सिचुएशन रही, और सप्लायर जो हैं इन बैग्स के उनके साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या टर्म्स और बेसिस थी, और इन्होंने उनको पेमेंट किस तरह की है। ठीक है, ये सारा कुछ भी ऑडिटर चेक करेगा। 12 है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जितनी रॉ मटेरियल परचेज करने से फाइनल प्रोडक्ट तक जितनी कॉस्ट आई है, इनफैक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने तक या कस्टमर तक पहुंचाने तक जितनी कॉस्ट आई है उसका सारा रिकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू सीमेंट इंडस्ट्री कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑर्डर 1994 दैट एवरी कंपनी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लिंकर और सीमेंट और बोथ शेल कीप कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड हैव टू अंडरगो कॉस्ट ऑडिट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो कंपनियाँ जो हैं वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, यानी वो प्रोडक्शन कर रही हैं, कोई चीज़ बना रही हैं, पैदा कर रही हैं, या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, कोई चीज़ बना रही हैं। ठीक है, सीमेंट या क्लिंकर से, या फिर दोनों कंपनीज। ठीक है, दोनों जिसमें प्रोडक्शन भी हो रही हो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही हो, इनके लिए जो है ये नेसेसरी कर दिया गया है कि वो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखेंगे और उसका कॉस्ट ऑडिट भी होगा। ऑडिटर शुड सी द कंप्लायंस विद दिस ऑर्डर। ऑडिटर ये चेक करेगा कि इन्होंने जो है इस लॉ को फॉलो किया है या नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है और कॉस्ट ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन होगा करेगा ऑडिटर। 13 है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। अब सीमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उनके जो है कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, तो उनको हायर करने में और उनको जितना कमीशन दिया जाता है इसका भी रिकॉर्ड ऑडिटर रखेगा। सीमेंट फैक्ट्रीज नॉर्मली सेल सीमेंट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो सीमेंट सेल करते हैं। ऑडिटर शुड सी द टर्म्स ऑफ अपॉइंटिंग डिस्ट्रीब्यूटर, कमीशन पेड शुड एज पर द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट। फिर जिन टर्म्स पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया होगा
और ये चेक करेगा उनको कमीशन भी उन्हीं टर्म्स के मुताबिक पे किया जा रहा है या नहीं। इफ़ देयर इज़ एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट शुड आल्सो बी वेरीफाइड। अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कोई डिपॉजिट एडवांस रखा है, सिक्योरिटी रखी है, तो उसका रिकॉर्ड भी ऑडिटर चेक करेगा, तस्दीक करके उसको चेक करेगा। 14 है कैपेसिटी स्टेटस। कैपेसिटी क्या होती है? सलाहियत, किसी भी चीज़ को यूटिलाइज़ करने की सलाहियत। प्रोडक्शन कैपेसिटी शुड बी चेक। अब जो सीमेंट प्लांट्स लगे हुए हैं वो चेक करेगा ऑडिटर कि इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, यानी उनमें कितना सीमेंट बनाने की उसमें सलाहियत है। नॉर्मली सीमेंट प्लांट्स रन एट 100% कैपेसिटी बिकॉज देयर इज़ नो शट डाउन। नॉर्मल वो कह रहे हैं कि आम हालात में जो सीमेंट प्लांट है वो 100% जो है सलाहियत रखते हैं सीमेंट बनाने की, क्योंकि वो कभी बंद नहीं हुए। If there is any reason like decrease in demand, the capacity may be fall below 100%। यहाँ कह रहे हैं हाँ ये अलग बात है कि अगर सीमेंट की डिमांड में कमी आ जाए तो फिर जो है इसकी सीमेंट बनाने की सलाहियत जो है वो 100% से कम की जा सकती है। सो ऑडिटर शुड वेरीफाई यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि इस प्लांट को या सीमेंट बनाने के लिए उसकी कितनी कैपेसिटी, कितनी सलाहियत को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जितना इस्तेमाल किया गया उतना ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें शो कराया है, या उससे कम या ज़्यादा। 15 एलोकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम। कैपिटल आइटम वो होते हैं जो हमें इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें फ़ायदा देते हैं। रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो हमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे फ़ायदा देते हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा कि किसी रेवेन्यू को उन्होंने कैपिटल आइटम ना लिखा हो और कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम में शामिल ना किया हो। इन दोनों को डिफरेंस जो इनको अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, auditor should see the proper distinction have been made between capital and revenue item. There should be no error of principles capitalizing any revenue item or charging of capital item to revenue item. 16 examination of internal control system. Obviously इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक किया जाएगा, क्योंकि अंदर अगर कोई ख़राबी हो तो जो है मामला सारा ख़राब होता है। सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल को ही चेक किया जाता है, देन आउटसाइड एक्टिविटीज़ जो हैं वो उस पर डिपेंड करी होती हैं। इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ अ टूल ऑफ मैनेजमेंट टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन। यानी अपने ऑब्जेक्ट, अपने मकसद को हासिल करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करना और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। द ऑडिटर शुड एवेलुएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अडॉप्टेड बाय द कंपनी एंड फाइंड द लूप होल्स इज़ इफ़ एनी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लूप होल्स वेरिएशन होता है, ठीक है, कोई गलती के चांसेस, कोई फ़र्क। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑडिटर ये चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हुए कि इसमें कौन सी पॉलिसीज़ अपनाई गई हैं और अगर कोई ख़राबियाँ हैं तो क्या क्या हैं। इट विल इनेबल द ऑडिटर टू प्लान द एग्जैक्ट वर्क टू बी डन। ऑडिटर को ऑब्वियसली इसको एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के एटीट्यूड, बिहेवियर, उनके वर्किंग स्टाइल, उनके इन्वायरमेंट से पता चलेगा कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार है। उसको समझते हुए उसको ईजी रहेगा कि उसने ऑडिट किस तरह करना है, किससे कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जान पहचान होगी। ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। 17 है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। ऑब्वियसली हर कंपनी मेंटेन करती है। एनी कंपनी विच इज़ एन इंडस्ट्रियल यूनिट मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द फंड नोन एज WPPF इस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट 1968। इसके तहत 2001 फंड मेंटेन करेगी। दिस फंड इज यूटिलाइज टू पे बोनसेस टू वर्कर। फ़ायदा होता है, सेल इंक्रीज़ होती हैं, सेल बढ़ती हैं तो वर्कर्स को इसमें से प्रॉफिट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। कंपनी कैन यूटिलाइज अमाउंट आउट ऑफ फंड बाय पेइंग अ सर्टन रेट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी वो इस अमाउंट से पे कर सकती है कंपनी। ऑडिटर शुड सी द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन फुलफिल्ड इन दिस रिकॉर्ड। तो ये सारी सिचुएशन भी ऑडिटर चेक करेगा कि कितना जो है वो फंड मेंटेन हुआ है, कितना वर्कर्स को बोनस दिया गया है, कितना प्रॉफिट पे किया गया है। 18 है वेरिफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक एट द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड शुड बी चेक्ड बाय द ऑडिटर फ्रॉम द कैश रिकॉर्ड। कैश रिकॉर्ड से ऑडिटर चेक करेगा कि एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कितना कैश बैंक में और कितना पास है, यानी है कैश इन हैंड है। कन्फर्म बैंक बैलेंस इज डायरेक्टली बाय वे ऑफ राइटिंग confirmation letter to banks and by receiving direct replies of these letter। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ऑडिटर है वो बैंक बैलेंस कैसे कंफर्म कर सकता है कि वो राइट करेगा कंफर्मेशन लेटर बैंक को, और बैंक उसमें जो है जो रिप्लाई करेगा ऑडिटर को उसमें सारा कुछ, सारी डिटेल उसके बारे में लिख के दे देगा। देन वो टैली करेगा कैश बुक से और जो डिस्क्रिपेंसीज होंगी वो उनको वेरीफाई करेगा व्हाट द रीज़न बिहाइंड दीज डिस्क्रिपेंसीज। ओके। 19 इज़ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब कुछ रिजर्व जो है वो बैड डेट्स के लिए रखेगा जो इन फ्यूचर उसको रिकवरेबल नहीं है। ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट प्रॉपर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एज वेल एज फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज मेंटेन्ड।
एज़ यूजुअल पुराने जिस तरह हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़े हैं उसकी तरह ये भी है कि उसने जो बैड डेट्स होने हैं, मतलब जिनको उसने अंदाज़ा किया है, गेस किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने प्रोविज़न रखी है या नहीं। द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न शुड बी एडिक्वेट, ये काफ़ी होनी चाहिए, यानी हमारा इसके बारे में गेस परफेक्ट होना चाहिए। 20 सेल्स टैक्स रिकॉर्ड। सीमेंट फैक्ट्री इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एंड हैव टू पे जनरल सेल्स टैक्स। वो भी सेल टैक्स के साथ रजिस्टर होती है और सेल टैक्स पे करना होता है। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल यूनिट है तो ये सारी लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशंस उस पर इम्पोज होती हैं। प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सेल टैक्स शुड बी मेंटेन्ड बाय सीमेंट कंपनीज जो जो रिकॉर्ड पे करती हैं, सॉरी सेल पे करती हैं, सेल टैक्स, वो उसने ज़ाहिर रिकॉर्ड रखा होगा। ऑडिटर शुड चेक सेल टैक्स रिकॉर्ड एंड सी दैट रिटर्न इज़ फाइल्ड विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट। जहाँ पे ऑडिटर वो सारा रिकॉर्ड चेक करेगा और ये देखेगा सेल टैक्स कितना कब कब इम्पोज हुआ है और उसको जितना टाइम पीरियड उन्होंने उसके लिए रखा हुआ था, एक मखसूस किया हुआ था, उसके अंदर अंदर उन्होंने अदा किया है या नहीं किया। यहाँ तक आप लोगों का ये टॉपिक था। अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।